Hello everybody, how are you? Today we are going to see the life fundamental unit of life topic, that is cell. Before watching this video, please give a like, share and subscribe the channel to get regular updates of all the videos. Now, cell. The word cell has been derived from the Latin word cellula. Latin is a North American language. Cellula. Cellula का मतलब क्या होता है? Cellula means little rooms और compartments. ये cellula मतलब little छोटा छोटा room होता है, compartment होता है, and these are empty little rooms. Empty जो खाली room होता है. This cell is the structural and functional unit of all living beings by which their body is made up of. Structural मतलब क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को बॉडी में जितना स्ट्रक्चर है, फ्रॉम नेल से लेकर के हेयर तक सब कुछ सेल से ही बना हुआ रहता है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हम लोग जो जितना भी फंक्शन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल जो है वो बहुत सारा सेल मिलके, मिलियंस ऑफ सेल मिलके कलेक्टिवली फंक्शन कर रहा है. मतलब हम लोग जो भी कुछ फंक्शन करते हैं बॉडी में, वो सब कौन करवाता है? वो सब सेल ही करवाता है. इसीलिए सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स बाय विच देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ. हम एक एग्जांपल देते हैं. जैसे एक घर है, देयर इज हाउस. हाउस क्या चीज से बना हुआ है? यस, हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स से बना हुआ है. तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस. लाइकवाइज सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि ब्रिक जो है, ब्रिक बहुत सारा मिल करके एक घर बनता है, वैसे ही हमारा ये रूम बन रहा है, वैसे ही सेल बहुत सारा मिल करके हम लोग का बॉडी मिलता है. अब देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ, सेल कैसे डिस्कवर किया गया. इन द ईयर 1665 बहुत पुराना है. वहाँ पर क्या हो रहा था? रॉबर्ट हुक नाम का जो एक आदमी था, उसने क्या किया? ही ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क मतलब क्या होता है? कॉर्क मीन्स द बार्क ऑफ ट्री. द बार्क ऑफ ट्री का जो बाहर का, जो सबसे बाहर का छिलका जो होता है, कवरिंग आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग हाथ से भी इजीली उखाड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्क. उसने क्या किया? कॉर्क जो है, कॉर्क का एक उसने टेम्पोररी माउंट बनाया. टेम्पोररी माउंट कैसे बनाया जा सकता है, ये कमेंट करके बताइए हमको. टेम्पोररी, हाउ टू प्रिपेयर टेम्पोररी माउंट ऑफ समथिंग. तो कॉर्क का एक उसने टेम्पोररी माउंट बनाया और उसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. सेल्फ मेड मतलब खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा, तब जाके उसको क्या दिखाई दिया? He observed hexagonal honeycomb like structures. Hexagon means a polygon, a figure, plane figure which has 6 sides. 6 साइड वाला प्लेन फिगर उसको बहुत सारा दिखाई दिया, इसी के तरह, जस्ट लाइक दिस वन. And these structures appear as little rooms or compartments. बहुत छोटा छोटा कमरा की तरह दिखाई दे रहा था. और ये लिटिल रूम और कंपार्टमेंट, छोटा जो रूम है, कमरा है, इसको लैटिन वर्ड में उसका जो भाषा था उसमें क्या बोलते हैं? सेल्यूला बोलते हैं. तो सेल्यूला से ही, since these structures appear as little empty rooms and these structure little empty rooms are called as cellula in Latin word. सेल्यूला बोलते हैं लैटिन वर्ड में, इसीलिए वहाँ से उसने सेल्यूला वर्ड रखा ये सब स्ट्रक्चर को, और इसीलिए हम लोग आज सेल बुला रहे हैं. तो रॉबर्ट हुक ने जो पहले ऑब्जर्व किया था सेल, दीज सेल्स वेयर नॉन लिविंग सेल्स. नॉन लिविंग सेल था. क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था. नो प्रोटोप्लाज्म. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म, वी विल सी लेटर. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड कंटेंट इनसाइड द सेल. सेल का जो अंदर में फ्लूइड कंटेंट होता है, उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस होता है, वो सब को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेलिस. तो नॉन लिविंग सेल्स उसने ऑब्जर्व किया, और उसका जो फाइंडिंग्स था, उसने जो अपना वर्क किया, काम किया, वो सब सारा उसका एक बुक माइक्रोग्राफिया में रिकॉर्ड करके उसने रखा.
तो इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड इन विच बुक डिड ही रिकॉर्ड हिज पब्लिश हिज फाइंडिंग्स इन द बुक माइक्रोग्राफिया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि 1674 में दूसरा एक साइंटिस्ट आया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इसने क्या किया, ही ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर में जो छोटा छोटा माइक्रोब्स होता है, फ्री लिविंग सेल होता है, उसको अपने माइक्रोस्कोप में टेम्पररी माउंट बना करके उसने पहली बार ऑब्जर्व किया। एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाई स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन का स्पर्म सेल, नॉट ओनली ह्यूमन्स, डॉग्स, रेबिट्स, फीसेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, ये सब का स्पर्म सेल इसने ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई किया। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो दीज सेल्स वेर नॉन लिविंग सेल्स, बट द सेल्स डिस्कवर बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक वेर द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर दैट अनदर पर्सन केम इन द ईयर 1831, रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन है, सेल के अंदर में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, जो भी फंक्शन होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट इन ईयर 1839 J.A. पुरकिंजी डिस्कवर द प्रोटोप्लाज्म। मैंने अभी बताया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अर्नेस्ट हैकेल in the year 1866 discovered that nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary information। hereditary क्या होता है, पेरेंट्स का जितना भी सारा कैरेक्टर होता है वो बच्चों में चले जाता है। जैसे अगर किसी का पेरेंट्स टॉल है तो उसका बच्चा भी क्या होता है, मैक्सिमम मोस्टली टॉल होता है। अगर किसी का पेरेंट डार्क कलर्ड होता है तो उसका बच्चा भी क्या होता है, डार्क कलर होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर बिटवीन द पेरेंट to the offspring or children is known as hereditary inheritance। तो अर्नेस्ट हैकेल in the year 1866 observed that and discovered that nucleus जो है, न्यूक्लियस ही ये सब सारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास होने का फिनोमेनन जो है कंट्रोल करता है। किसके हेल्प से, थ्रू द हेल्प ऑफ जीन्स। न्यूक्लियस के अंदर में जीन होता है, जीन किस में होता है, डीएनए में होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और यही जीन जो है ये क्या करता है, जितना भी सारा पेरेंट्स का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर करके रखता है और चिल्ड्रन में ट्रांसमिट करता है। नाउ वी विल सी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू। दे आर सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर। दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर। सेल्यूलर क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी जो होता है मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जैसे हम लोग का है, हम लोग का बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। डॉग्स का जो बॉडी होता है दैट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। वैसे ही अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो सेल से अगर बना हुआ है, चाहे वो एक सेल हो सके या एक से ज़्यादा हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, बर्ड, डॉग, कैट, monkeys, these are all cellular organism। एंड नॉन सेल्यूलर, जिसका बॉडी कोई भी सेल से नहीं बना हुआ होता है, मतलब कि हम लोग उसको सेल, लिविंग सेल नहीं बोल सकते। नो लिविंग cell, the body is made up of no living cell। for example वायरसेस जो होता है उसका बॉडी हम लोग कोई लिविंग सेल से बना हुआ है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि वायरस जो होता है, दिस वायरस दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी और आउटसाइड द सेल ऑफ एनी अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब वो इन्वायरमेंट में रहता है, जब वो कोई भी सेल का बाहर में रहता है, तब वो नॉन लिविंग होता है। व्हेनेवर इट इंटर्स एनी होस्ट बॉडी, कोई एक होस्ट बॉडी, HOST होस्ट बॉडी के अंदर अगर घुस जाता है, तब जाकर के वो अपना करतूत दिखाना शुरू कर देता है, मतलब कि वो लिविंग बन जाता है। सो
these organisms cellular and non cellular. Cellular means जिसका बॉडी कोई एक सेल से बना हुआ हो, non cellular means जिसका बॉडी कोई भी सेल से बना हुआ नहीं हो. एग्जाम्पल वायरस. Now all the cells are classified into two types. They are prokaryotic cell and eukaryotic cell. और जो ऑर्गेनिज्म जिसका अंदर में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसको हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म जिसका अंदर में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूकैरियोट. तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रो, हियर प्रो मीन्स व्हाट? प्रो मीन्स लेस डेवलप और प्रिमिटिव एंड कैरियन. यहाँ पर जो ये कैरियोट है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैरियन. Carrion means what? Carrion means nucleus. So prokaryotic cell is the type of cell which has primitive type of nucleus, जिसमें बहुत पुराना टाइप न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है. तो ये प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस कैसा होता है? जैसे कोई एक न्यूक्लियस होता है तो उसका क्या होना चाहिए? द न्यूक्लियस किस में होता है? न्यूक्लियस लाइज इनसाइड द सेल के अंदर में होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सेल. ये एक सेल है. सेल का अंदर में एक डार्क डेंस स्ट्रक्चर होता है जो हमने अभी बताया कि दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. सेल का जितना भी सारा एक्टिविटीज होता है, फंक्शन होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. एंड प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होगा? इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कोई एक मेम्ब्रेन नहीं होता है. ऐसे करके कोई एक मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन नहीं होता है जो न्यूक्लियस को सेल से सेपरेट करके रख सके. सो द न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. और मोस्टली क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में कि ये जो न्यूक्लियस है ना ये होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, कोई वेल डिफाइन नहीं होता है, अच्छे से नहीं रहता है, या फिर अगर रहता है तो कि क्या होता है इसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. बट हियर इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, यू मीन्स क्या है? यू मीन्स ट्रू और डेवलप्ड, और हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? एडवांस बोल सकते हैं. मीन्स दिस यूकैरियोटिक सेल इज द टाइप ऑफ सेल विच हैज ट्रू और एडवांस टाइप ऑफ कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. इसमें क्या होगा? ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा. द न्यूक्लियस विल बी वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन से सराउंड किया रहेगा. अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका साइज जो होता है दैट इज वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटा साइज होता है. मोस्टली क्या होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर. एंड यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. इट इज मोस्टली 10 to 100 माइक्रोमीटर. दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रोमीटर. सो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power minus 6 मीटर होता है. 1 micrometer equal to 10 to the power minus 6 meter. So prokaryotic cell is very small in size and eukaryotic cell is large in size. And now न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, इसका अंदर में न्यूक्लियस का खुद अंदर में एक बहुत ही सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से भी ज़्यादा एक डार्क डेंस स्ट्रक्चर होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं. तो यूकैरियोट में क्या होगा? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. एंड बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस है ये होगा ही नहीं, ये बिल्कुल होने का चांसेस ही नहीं है. ओके, सो हियर प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज और देखेंगे हम लोग कि सेल ऑर्गेनेलिस जो होता है, दिस सेल ऑर्गेनेलिस, ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट. सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेलिस यू माइट हैव लर्नड इन क्लास 8. ये बहुत छोटा ऑर्गान की तरह रहता है जो अपना खुद स्पेसिफिक फंक्शन करता है. और ये कहाँ पर रहता है? दिस इज प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म. फॉर एग्जांपल मिटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब जो होता है दिस आर द सेल ऑर्गेनेलिस. तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट, नहीं होता है सेल ऑर्गेनेलिस. और यूकैरियोट में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट. सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होगा. और फिर सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकता है, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकता है. नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन
हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स मेक अप देयर बॉडी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर अमीबा, अमीबा का बॉडी जो है वन सेल से भी बना हुआ रहता है। पैरामीशियम वन सेल से बना हुआ रहता है। यूग्लेना, ओके, प्लाज्मोडियम, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एंड हियर मल्टीसेलुलर ह्यूमन बींग्स में मैंने बता दिया कि ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। कैट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, डॉग्स हो गया, दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स हो गया, दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर। एंड यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल से बना हुआ रहता है बॉडी, एंड सो इसका जितना भी बॉडी का जितना भी सारा फंक्शन होता है, जैसे कि खाना खाना, एक्सक्रेशन करना, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब कौन करता है, ये सिंगल सेल ही करता है। सो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। एंड यहाँ पर क्या होता है कि एक फंक्शन को करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा सेल एग्रीगेट करके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। और बहुत सारा फिर जैसे कि मसल टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, स्केलेटन टिश्यू है, बहुत सारा टिश्यू मिलके फिर क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है। फिर ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स लिवर हो गया, पेनक्रियास, स्टोमक। फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिलके फिर क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है। ओके, सो हियर यू विल फाइंड दैट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जितना भी बॉडी का फंक्शन होता है वो अलग अलग सेल को डिवाइड कर देना, अलग अलग सेल को डिवाइड करना। भाई तुम न्यूट्रिशन फंक्शन करो, ये ग्रुप ऑफ सेल जो है ये डाइजेशन का फंक्शन करो। जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स है, इसको मैंने क्या दे दिया, तुम सिर्फ रिप्रोडक्शन फंक्शन करो। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, ये तुम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन फंक्शन करो। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल है, ये तुम लोग डाइजेशन का फंक्शन करो। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन को अलग अलग सेल में डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम ये फंक्शन करो, तुम ये फंक्शन करो, तुम लोग ये फंक्शन करो, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। एंड हियर वी विल फाइंड दैट देयर इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन करने के लिए, न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा अलग अलग सेल होता है, डाइजेशन के लिए अलग अलग सेल होता है। नाउ इन यूनिसेलुलर इसका जो लाइफ स्पान होता है बहुत ही छोटा होता है, इसका लाइफ स्पान बहुत बड़ा, बहुत लॉन्ग होता है, बहुत सालों तक ये जीता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ सेल थ्योरी। देयर वाज ए जर्मनी का एक बोटनिस्ट था, देयर वाज ए जर्मन बोटनिस्ट नेम जैकब मैथियस स्क्लेडेन एंड ए जर्मन जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट मीनिंग क्या होता है कमेंट में, जूलॉजिस्ट मीनिंग क्या होता है कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल अप्रिशिएट। देयर वर टू पर्सन्स, जैकब मैथियस स्क्लेडेन ए जर्मन बोटनिस्ट एंड थियोडर स्क्वान ए जर्मन जूलॉजिस्ट। These together gave the cell theory. Another person came in the year 1855, Robert Virchow. He was a German biologist again. Okay, he was a German biologist. He again gave another postulate. So there were three postulates in cell theory. First postulate is all organisms are made up of cell and cell products. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसका बॉडी जो होता है सेल से बना हुआ रहता है, नहीं तो सेल का प्रोडक्ट्स, यानी कि इसको क्या भी बोल सकते हैं, सेल इंक्लूजन से बना हुआ रहता है। जितना भी सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उसका बॉडी सेल और सेल प्रोडक्ट से बना हुआ है। दिस इज वेरी इजी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड पोस्टुलेट, मतलब कि हम लोग का जो बॉडी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका जितना भी सारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी में वो सब क्या चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। हम लोग जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो क्या चीज़ के कारण से हो रहा है फंक्शन, वो भी सेल के कारण से ही हो रहा है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट गिवन बाय रॉबर्ट वर्चो इन द ईयर 1855, omnis cellulae a cellulae. दिस इज लैटिन स्टेटमेंट। इट मीन्स दैट जितना भी सारा सेल है ना, दिस ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम
all cells arise from pre-existing cells, मतलब यहाँ पर कोई सेल जो है वो अपने आप अभी हम लोग क्रिएट करना चाहे अगर सेल, तो हम लोग क्रिएट कभी नहीं कर पाएंगे। कोई एक नया सेल जो होता है वो कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। सेल जो होता है वो सेल डिवीजन होकर के एक सेल 2 में डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कर करके एक सेल प्रिमिटिव सेल प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि पहले से ही कोई एक सेल है यहाँ पर, तो वो सेल से दूसरा सेल न्यू सेल एक बनेगा। उसके अलावा अगर हम लोग कोई लैब में कुछ भी एक नया सेल बनाना चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट वर्च्यू। नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डू मैग्निफिकेशन ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत इसका फाइन इमेज आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये 1932 में नॉल एंड रस्का, these two persons of जर्मनी, ये भी जर्मनी का ही था, नॉल एंड रस्का, इन दोनों ने मिलकर दे ऑल टुगेदर मेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1932. Now let us see some basic terms that we have to study for getting knowledge, more knowledge from this chapter. First term is diffusion. क्या होता है? For example, this is a room. ये एक रूम होता है। यहाँ पर मैंने क्या क्या, आई लाइट एन इंसेंस स्टिक हियर, यहाँ पर मैंने एक इंसेंस स्टिक जलाया। जलाने से क्या हुआ, यहाँ पर इसका स्मोक निकल आया। द स्मोक इज हियर, सो द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक आर इन हाई कंसंट्रेशन इन दिस रीजन एंड लो कंसंट्रेशन हियर इन अनदर कॉर्नर। यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है स्मोक पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मोक पार्टिकल है ही नहीं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, इसलिए लो कंसंट्रेशन है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर एक बंदा जो खड़ा है वो उसको क्या स्मेल होगा, क्या स्मेल महसूस होगा। दिस पर्सन विल बी एबल टू गेट स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज दीज पार्टिकल्स ऑफ स्मोक have moved from the region of high concentration to the region of low concentration. यहाँ पर जो हाई कंसंट्रेशन था स्मोक पार्टिकल्स का, ये यहाँ से वहाँ लो कंसंट्रेशन दूसरा रूम का कॉर्नर तक पहुँच चुका है। So the smoke particles from this high concentration has reached to this low concentration, and so this person is able to feel the smell of the incense stick. This process in which molecules और particles, यहाँ पर smoke particles move किया था high to low, ऐसे ही the movement of particles from the region of high concentration to the region of low concentration is known as diffusion. तो ये gaseous particle भी हो सकता है, liquid particle भी हो सकता है। Now another one is osmosis. क्या होता है ये? अब यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। SPM मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल को, जो बड़ा साइज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देता है। मतलब इस साइड से दूसरा साइड पास होने नहीं देता है। सिर्फ छोटा साइज जो होता है स्मॉल साइज पार्टिकल, इसको ही क्या करता है, ये इस साइड से उस साइड अलाउ देता है। सो दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और selectively permeable membrane is the membrane which allows passage of small size or selected molecules only and does not allow passage of all the molecules. ये अपने आप से ये साइड से दूसरा साइड सारा मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ कुछ ही सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को अलाउ देता है। Now water molecule is very small size, so what will happen? This semi-permeable membrane will allow passage of these water molecules, and the passage of this, the movement of water molecules from the region of high concentration to the region of low concentration across a semi-permeable membrane. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर जाना, क्या होकर के, एक सेलेक्टिवली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होकर के पास हो जाना वाटर मॉलिक्यूल को। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, अगर हम लोग फोर्सिबली क्या करना चाहे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कोई भी मॉलिक्यूल को मूव कराना चाहे, तब उसमें क्या होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन, इसमें क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंड होगा, एनर्जी
एक्सपेंडिचर होगा, देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? दिस इज द एनर्जी करेंसी से ऑफ द सेल। सेल का एनर्जी करेंसी हम लोग मानते हैं एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्सपेंड होकर के लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हम लोग फोर्सिबली अगर कोई मॉलिक्यूल को पास करवाते हैं, मूव करवाते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट।